गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम नंबर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और क्या था, एक और क्या बताए थे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल बता दिया। ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो लैग कर गई थी, उसको अभी हम यहाँ पर फिर से क्या है डिस्कस करने वाले हैं। पहला था आपका नोट्स। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जस्ट अपोजिट मान के चलो। नोट्स उस जगह को हम बोल सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मतलब नहीं होती है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग नोट्स? नोट्स को आपका क्या है, टोटल नोट्स क्या होते हैं आपके, जैसे कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला होता है n-1। अब जो आपके नोट्स होते हैं वो एंगुलर नोट्स भी होते हैं और आपके क्या होंगे, वो रेडियल भी होते हैं, है ना। तो सिंपल उसका फॉर्मूला है नोट्स को फाइंड करने का n-l-1। n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको इसमें आपको पुट करना है और डायरेक्ट आपका आंसर इसमें क्या होगा, आ जाएगा। दिस आर योर नोट्स। क्लियर है, निकाल लोगे ना। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक। उसके बाद बात आती है डीजेनरेसी की। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि सेम एनर्जी के जब आपके ऑर्बिटल्स किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या किसी तरह का एक्साइटेशन उसमें नहीं हुआ है, तो वो जो आपके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करते हो, हमने अभी शेप बताने बाकी, अभी शेप बताएंगे आपको। तो डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सभी आपके क्या हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। दैट मीन्स दे आर डीजनरेट, ठीक है, सेम एनर्जी के होते हैं। लेकिन जब किसी भी तरह का फील्ड या कोई किसी तरह का इरेडिएशन इस पर होता है तो ये क्या हो जाता है, आपकी इनकी डीजनरेसी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका n+l का रूल। ये जब हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, तो हमको पता है कि आपका लोअर एनर्जी से वो किस में जाता है, हायर एनर्जी में जाता है। लेकिन जब हम n+l का रूल अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही है, दो चीज़ दोनों के लिए, मतलब अगर आपने n+l का रूल अप्लाई किया, 3+2 भी 5 आ रहा है और 2+3 भी क्या आ रहा है, आपको 5 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, 3 क्या है, ये 2 क्या है, l की वैल्यू 2 कब होती है बताइए, 3d। ये कब होगा, 2, 3 की वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू कब होगी, नहीं सॉरी, ये नहीं, रुक जाओ, 3+2, 1 मिनट रुक जाओ ना, यहाँ पर 4+1 कर दो, चलो कितना हो जाएगा, 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। तो जब फीलिंग होती है आपके इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये 4 हो गया, 4s हो गया, 3d, हाँ क्या हो गया, p, 1 मिनट, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है, एक मिनट इसको रुको, ओके। n+l का रूल, यानी कि जब आपको n+l करने से सेम नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, तो बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस में फिल करेंगे। तब आपको क्या देखना है, n को देखना है। जो n छोटा होगा, जिसका n छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका, उसी में फिल होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल इन 3d एंड देन इन 4p। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हाफ फील्ड और फुल फील्ड ही जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। तो ये मैंने कहा था आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल आखिरी में लास्ट में दिया हुआ है, एक्सचेंज एनर्जी। और क्या चीज़ दी हुई थी, एक और पॉइंट क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकली का मतलब समझ रहे हो, बराबर। हाफ फील्ड की अगर बात करते हो, चलो डी ऑर्बिटल को ही लेके चलते हैं अभी हम, ठीक है।
ये क्या है, हाफ फिल्ड है। और अगर आप फुल फिल्ड को भी लेके चलते हो तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिकली फिल्ड है। सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो, आप बायो में पढ़ते हो ना सिमेट्री, यानी कि आप उसको क्या कर सकते हो, इक्वली में क्या कर सकते हो, वो कर सकते, डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है ना। लेकिन अगर आप ऐसे किसी की बात कर रहे हो, ये सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, ठीक है। ये आपकी क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड। जो सिमेट्री जिसमें आ जाती है वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। एक और बात आ जाती है आपकी एक्सचेंज एनर्जी की। हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल क्यों होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी के कारण। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, कहीं भी वो क्या सकते हैं, अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें जो आपकी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज एनर्जी। तो दे कैन फ्लिप हियर एंड देयर। बात समझ में आ रही है, जिसके कारण क्या होता है आपका, अब देखो जैसे ये यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हो, ये आपका क्या है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है। तो ये जो है इसको यही रहना पड़ेगा और इसको भी यही रहना पड़ेगा। ये दोनों इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, दे कैन नॉट एक्सचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो सकती है। तो इसके कारण ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये सुनने को मिलता है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा शेप्स के बारे में। हमने शेप्स नहीं देखा था, वो देख लेना था पहले ही, ठीक है। शेप्स देख लेते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए कैसा होता है शेप, बोलते जाना जरा सा। एस का कैसा होता है, कैसा होता है एस का शेप, स्फेरिकल, यानी कि समथिंग राउंड टाइप, ठीक है। पी का डम्बल शेप होता है, इस तरह से होता है इसका शेप। डिपेंड्स अपॉन वो कौन से एक्सिस में है, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होता है आपका, ये होता है आपका डबल डम्बल। और इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका शेप क्या होता है आपका, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक। अब जब एस ऑर्बिटल में आते हो तो शेप किस पर निर्भर करता है, हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की संभावना पे, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसको हम पर्टिकुलरली एक बाउंड्री में नहीं रख सकते, देखो ठीक है, बाउंड्री डायग्राम नहीं रहता, एक प्रोबेबिलिटी वाला रहता है। मतलब जो एस ऑर्बिटल है आपका वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये आपके कितने होते हैं, आपके 3 तरह के होंगे, डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस, पी एक्स, पी वाई। इसका डायग्राम आपका ऐसे बुक में दिया हुआ है, जिस एक्सिस में वो है, ठीक है। ये अगर आप पी एक्स ले रहे हो, ये पी वाई ले रहे हो, और अगर आप ये पी जेड ले रहे हो तो फिर वैसे ही क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। पी एक्स में है दैट इज़ पी एक्स, अगर उसी को आप चेंज कर दे रहे हो, पी वाई में ले रहे हो, देन इट विल बी योर पी वाई, ठीक। और अगर उसको पी जेड में ले रहे हो देन इट विल बी योर पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब बात आती है आपकी डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल्स में कितने होंगे आपके, 5 होते हैं, 5 होते हैं ना। कोई बता पाएगा पूरा 5 का शेप? बनाओ, अपने अपने कॉपी से बनाइए। एक्स वाई जेड यही होगा आपका, एक्स वाई जेड, इसको भी कर लो एक्स वाई जेड। चलो पहले ड्रॉ करो, उसके बाद हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। चलो टेक योर टाइम एंड ड्रॉ, एंड नो वन विल लुक इन द बुक। बंद करिए बुक को, खुद से ड्रॉ करो बेटा। उसके बाद मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी, ड्रॉ करिए। नाम बता दें, नाम से थोड़ा सा आपको सहायता मिल जाएगी। क्या क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। चलिए अब बनाइए इसको, नाम से बहुत सहायता मिल जाएगी। जिनके नाम आ रहे हैं ना एक्स वाई, उन्हीं के बीच में बनेगा। डबल डम्बल बताया ना, डबल डम्बल यानी कैसे होगा,
इस तरह से होगा डबल डंबल। ये सिंगल डंबल है, डबल डंबल। आपको हिंट दे दिया, बनाना शुरू करो। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने सही बनाया कि नहीं। बनाओ। चलो देखो, नाम से समझ लो। नाम जैसे कि एक्स वाई ले लिया, डी एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में पहले बना लो आप, ठीक है। एक्स और वाई ये है, यहाँ एक बनाया ऐसे, ये एक्स है, ये बना लिया पहले इनके बीच में ना, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में बनाने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। एक्स और वाई के बीच में बना लिया। फिर ये डबल डंबल है ना, यानी कि आपका एक कैसा रहेगा, आपका एक आपका ऐसा रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है, वाई जेड है ना। तो वाई और जेड के बीच में पहले बना लो ऐसे, ठीक। और एक आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लो क्या है, एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में है ना, एक्स और जेड, इसको ऐसे कर दो, जेड जेड, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्स और जेड के बीच में तो ऐसे बना लोगे ना, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बना लोगे। कैसे बनाओगे, ये हो गया, एक मिनट, कितना हो गया, यहाँ एक छूट गया है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ठीक। अब ये वाला जो होता है जेड स्क्वायर वाला, जेड स्क्वायर, इसको जेड को ऊपर कर लो और इसको एक्स को इधर कर दो, ठीक है। ये आपका ऐसा रहेगा, इसका शेप थोड़ा सा क्या रहेगा, मतलब जेड स्क्वायर, मतलब कि जेड पे ही आपको दोनों लोब्स जो है वो आपके आ रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक। बस याद रखना कि जिस लोब की बात हो रही है, एक्स वाई की बात होती है, तो एक्स वाई को लेके चलोगे, उसके बीच में बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो था आपका क्या था, डी जेड स्क्वायर, यानी एक इसके ऊपर और फिर वहीं पे आएगा, तो इसलिए ये ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। जब हम एक्स वाई की बात कर रहे थे तो कैसा हो रहा था आपका, एक्स वाई के बीच में जा रहा था। देखो एक्स वाई की बात कर रहे थे तो पहले इसके बीच में आप बना लो ऐसे, एंड देन दिस इज योर जेड एक्सिस, तो ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी ऐसे आ जाएगा, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड को। मैंने एक्स वाई जेड ऐसे लिखा है, आप एक्स वाई जेड ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको बुक्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुक में गलत है और दूसरे बुक में सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आया, शेप समझ में आया, शेप कैसे बनाओगे, क्लियर है, हाँ। डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बता रहे हैं, क्या बताना था, चलिए देखते हैं। माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर है तो आप क्या करो, केवल उसी पे रखो, एक्स और वाई पे ही रखो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको आपने ले लो एक्स, ठीक है, इसको ले लो वाई, और इसको अगर आप ले रहे हो जेड, ठीक है। तो ये आप ऐसा करो कि ये इस पे ऐसे और ये आपका इस पे ऐसे, इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक। या फिर देखो एक काम ये भी कर सकते हो आप, रुक जाओ, एक बार फिर से बनाओगे क्या, पूरा साथ में बनाओगे क्या, चलो फिर से बनाते हैं, चलो फिर से बनाओ, एक बार फिर से बनाते हैं, इसको रोक देते हैं। चलिए देखो, एक एक करके बनाएंगे। सॉरी ठीक है, मैं एक्स वाई जेड इसी को लेके चल रही हूँ, जो मैं लेके चल रही थी, ठीक है। एक्स वाई और ये जेड, पहले किसका बनाना है बताओ, किसका बताएं, एक्स वाई का बनाएं, डी एक्स और
वाई, यानी कि आप पहले इसके बीच में एक लोब को रख लो ऐसे, ये देखो हो गया, एक लोब आ गया। सेकेंड लोब आपका इधर कहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मेन एक्स वाई वाला आ गया, उसी के अकॉर्डिंग इसका ओरिएंटेशन रहेगा। ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। ठीक, एक एक करके ना डी एक्स वाई हो गया है ना। अब क्या बनाना है, वाई जेड बनाएं। चलो कहाँ रखोगे अब, ऐसे, और एक थोड़ा सा ऐसे करके आएगा। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा। एक्स क्या है आपका, वाई जेड के बीच में लोब आना चाहिए, डी वाई जेड, इसको याद रखना। उसी के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना लिया। उसके बाद डी एक्स जेड है ना, एक्स वाई जेड, तो जेड जेड ये रहा और एक्स ये रहा है ना, तो ऐसे बना लो। एक बना, ये जेड है ना, ठीक, एक ऐसे बन गया और एक आपका समथिंग ऐसा जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, एक्स जेड के बीच का। ठीक ठीक, उसके बाद फिर क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसी पे रखना, कहीं इधर उधर मत जाना, कहीं बीच की बात नहीं हो रही है ना इसमें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। इसी पे जाना है, कहीं नहीं जाना, इधर उधर कहीं नहीं, एक्स पे रखो और वाई पे रखो। क्लियर? नेक्स्ट, डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, केवल उसी पे रहेगा, कहीं नहीं इधर उधर। एक्स वाई जेड, एक ये ऐसा दिखता है। ठीक है, एक लोब जो है वो आपका पीछे की तरफ होगा, एक आपका क्या होगा, आगे की तरफ होगा, इस तरह से ये ऐसा दिखता है। दोनों को कैसे दिखाओगे टू डायमेंशनल फिगर में? क्यों हंसी आ रही है? नहीं समझ में आया? ज़्यादा समझ में आ गया? इधर हमारे पीछे, अच्छा तुम्हारा चेहरा ही है हंसमुख लाल। चलो हो गया, समझ में आ गया? लो बना लोगे ना? चल आगे बढ़े। कौन है, क्या नहीं समझ में आया? जेड क्या, जेड स्क्वायर वाला, डी जेड एक्स। अच्छा, डी जेड एक्स या एक्स जेड, हाँ चलो जेड एक्स ही ले लेते हैं, एक्स जेड बोलते हैं, एक्स जेड बोलते हैं। ये एक्स है, इधर भी ये एक्स ही जाएगा है ना, ये वाई वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज ऑल्सो जेड। कहाँ पर आया है, एक्स जेड ना, यानी कि इसके बीच में। कोई दिक्कत नहीं, वाई पे जा रहा है, इधर उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली उस पे नहीं जा रहा है, बात ये है कि वो ऐसा दिख रहा है आपको। हाँ 3D में देखोगे तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर गड़बड़ ना हो, कि पूछ ये रहा है और आप बना रहे हो एक्स वाई वाला और यहाँ पर कुछ और बना दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है नेक्स्ट चैप्टर, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ना। चलिए ये आपका आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी फिजिकल चल रहा था, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी।
या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब पहले मेरे को ये बताइए कि क्लासीफाई करना जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, क्यों है IMP, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। डिक्शनरी देखा है सबने, अब तो खैर गूगल में आप सर्च करते हो किसी भी वर्ड की मीनिंग को पता चल जाती है, लेकिन हैव यू सीन द हार्ड कॉपी ऑफ डिक्शनरी, कैसी होती है डिक्शनरी, अरेंज होते हैं वर्ड्स ना, कैसे अरेंज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्यों क्यों। अगर हम कहीं भी कोई भी वर्ड लिख देंगे तो क्या आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, नहीं। अरेंज करने से हम आसानी से, अगर हम ए से रिलेटेड कोई वर्ड है उसकी मीनिंग खोजनी है हमने, एक है ना, BCD जो भी है, तो आप उसको उसी उसमें आप क्या करते हो, अल्फ़ाबेट में उसको सर्च करते हो, ठीक। एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, उसकी स्पेस आपका, इसलिए रोल नंबर भी दिया जाता है ना व्हेन यू सिट इन द एग्जामिनेशन। ऐसे तो आप कहीं भी बैठते हो, बट व्हेन यू सिट इन द एग्जामिनेशन आपके रोल नंबर्स दिए जाते हैं, ताकि उसको स्टडी करने में या फिर आपको डेटा को कलेक्ट करना है, कुछ भी अगर आपको करना है, इट बिकम्स ईजी। इसलिए एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप लाइब्रेरी में भी जाते हो तो लाइब्रेरी में भी देखिएगा बुक्स का एक अरेंजमेंट होता है, आपको कौन सी बुक्स चाहिए, साइंस की चाहिए, साइंस किधर की है, कौन से क्लास की चाहिए, तो 8th इधर की है, 9th इधर है, 10th इधर है। तो एक क्लासिफिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को वहाँ से क्या कर सको, पकड़ सको, और आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उसकी स्टडी कर सको और वापस वहीं रख दो, ठीक है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं करोगे इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू टू स्टडी। अब क्लासिफिकेशन करना कैसे है, अभी जो हम प्रेजेंटली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो क्या, किस आधार पर क्लासिफाइड है, एटॉमिक, कौन दिया था, हाँ, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय होम, हाँ, मॉसले ने दिया था, ठीक। उसके पहले बहुत तरह के क्लासिफिकेशन आए हैं आपके, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रायड्स आया था आपका, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स आए थे, और क्या क्या आया था, डोबोनियर ट्रायड्स, हाँ ये डोबोनियर ने दिया था, डोबोनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स आए थे, और क्या क्या आया था, मेंडलीव ने भी क्लासिफिकेशन दिया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, लोथरमेयर ने भी क्लासिफिकेशन दिया था, प्लॉट किया था ग्राफ, है ना, पीरियोडिक कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके और उसकी डेंसिटी को लेके, वॉल्यूम को लेकर उसने क्या किया था, आपका प्लॉट किया था ग्राफ, और उसको एक तरह का आपका स्टडी करने को मिली थी कि किस तरह से आपका वो वेरी करता है। तो जो आपका डोबोनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स है वो क्या बोलता है, उन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था कि ट्रायड्स का मतलब होता है तीन का समूह, यानी कि A, B और C। जब A और C का आप एटॉमिक वेट का मीन निकालोगे तो लगभग B के क्या होता है, बराबर आता था। कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा था, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जैसे A, B, C। सो अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ यू विल टेक द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ A एंड C इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू B। लेकिन ये ज़्यादातर देर तक नहीं चल सकता है, अगर आप ज़्यादा देखना चाहो तो ये जो इनका क्लासिफिकेशन था बहुत ज़्यादा रेंज तक इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या है ऑक्टेव्स, मतलब 1 2 3 4, जैसे वो आपका होता है ना डो रे मी फा सोला टी डो, फिर वही मतलब सारे गामा पाधा निसा, है ना। तो जो 8th हुआ सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, फिर से, है ना। तो इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी फर्स्ट ग्रुप से। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। और इन सब का बेस जो क्लासिफिकेशन था वो मोस्टली क्या था, एटॉमिक मास था, एटॉमिक वेट था। इसी तरह से आपके मेंडलीव ने भी किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द
उन्होंने एक वो भी कहा था कि जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है, एटॉमिक वेट का होता है, ठीक है। लेकिन ये सब फेल हो गई थी थ्योरीज, बहुत सारे रीजंस थे हर थ्योरी को फेल होने का। लेकिन हमको जो मेन अभी पढ़ना है वो है आपका मॉडर्न जो है आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो मॉसले ने दिया था, जिसका आधार क्लासिफिकेशन का क्या था, एटॉमिक नंबर। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, हाँ हाँ, एक 118 एलिमेंट्स, ठीक है। मॉसले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें इन्होंने क्या किया था, आपके ये और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, वर्टिकल ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। और इसका जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का, इट वाज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। द एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट मीन्स दैट द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर गिवन बाय द देयर एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है, उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं उसी के पीरियोडिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये आपके क्या होते हैं, वेरी करते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या क्लासिक, किस तरह से आपके कितने ब्लॉक्स होते हैं एलिमेंट्स के, जनरल पूछ रही हूँ बस, बताइए जनरल बताइए मुझे, किधर होगा एस, किधर होगा पी, किधर होगा डी, किसको क्या बोलते हैं। हाँ, इधर क्या है आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ जाएगा, है ना, 1 and 2, ठीक, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद यहाँ पर बीच में आपका एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक। अभी से क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, कहाँ से होंगे, 3 से लेके 12 तक रहेंगे ये, है ना। ये आपको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक भी बोलते हैं। उसके बाद बताइए, उसके बाद आपका आता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 और देखने को मिलता है, क्या होता है, एक लैंथेनाइड्स होता है और एक आपका क्या होता है, एक्टिनाइड्स। से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पर होता है आपका एक्टिनाइड्स। अब 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हो क्या। हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, तो यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ रख दूँ, बताओ। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर जो 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको भी तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको हम ना इधर रख सकते हैं ना उधर, इसलिए इसकी पोजीशन आपकी हम एनामलस पोजीशन है उसकी, ठीक है। इसलिए हम उसको ऐसे करके रखे रहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसका, तो उसको हम 1s में क्यों नहीं रखते, बिकॉज इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन ऑल्सो गेन द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना, ईजिली गेन कर सकता है। अगर वो गेन कर लेगा तो आपका क्या बना देगा, हाइड्राइड आयन बना लेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये आपके हैलोजन फैमिली की होती है, किसकी होती है, हैलोजन क्या है, हैलोजन फैमिली कौन सी फैमिली है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो उससे सिमिलैरिटी पाई गई थी, इसलिए इसको ना इधर रखते हैं हम, ना हम इसको इधर रखते हैं। अब बात आती है आपकी हीलियम की। एक और बात, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसको हम इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, हीलियम को, उसको क्यों 18 ग्रुप में रख दिए हैं सब लोग। हाँ, उसको ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट इज बीइंग शोइंग मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट, नोबल गैस की कैरेक्टर्स। भले उसका
आपका इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है आपका S में, वो P में एंटर नहीं कर रहा है, ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना। हीलियम इसका आपका क्या है, एक बोल सकते हो कि अलग है ना, लेकिन वो साथ में ही रहता है क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पूरी की पूरी किसकी है, नोबल गैस की होती हैं, इसलिए हमने उसको ग्रुप 18 में रख रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये बताइए कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, नाम आया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे कलर्ड आयंस बनाएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स ज़्यादातर, यहाँ पर आपके होते हैं मेटल्स, ज़्यादातर है मेटल्स, पूरे मेटल्स ही हैं, ज़्यादातर क्या सभी मेटल्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे जिगजैग मिलेगा, ये क्या है आपका मेटलॉइड है ना, और थोड़ा सा यहाँ पर एल्यूमिनियम वगैरह मिलेंगे, वो भी मेटल्स वगैरह हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो मेन, है ना, दीज आर योर नॉन मेटल्स। तो एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको, ये परिवर्तन कहाँ से कहाँ आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इसलिए हम ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं आया, आ गया समझ में? ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ कर आइएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्लास बंद करते करते थोड़ा पूछ लेते हैं, बताइए, अभी नहीं, रुक जाओ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो पीरियड्स के साथ और ग्रुप्स के साथ क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो, नाम बताइए कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। पूछूंगी मैं अगले क्लास में, पढ़ कर आए ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, और बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और बताओ और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, इसी में आ जाएगा, इसी में कवर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग। और मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब चीज़ें आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स में आएंगी। कब बढ़ेगा, कब घटेगा, एक्सेप्शन कब हो जाएगा, क्यों घट गया, क्यों बढ़ गया, ये सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर। ये बहुत इजी है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, एक दूसरे को रिलेट करना सीख जाओगे ना, कि ये बढ़ रहा है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ये सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक ट्रेंड्स सबसे ईजीएस्ट है। एक दो एक्सेप्शंस है इसमें, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस होते हैं, 2-4 एक्सेप्शंस इसमें आप पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री एज इट इज़ इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में अप्लाई होगा, कुछ भी आपको वेरी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑन ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, फिर से रीटेस्ट होगा, मैं आई थिंक संडे को ही होगा, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह यहाँ नहीं पढ़ा तो संडे को ही रीटेस्ट होगा, और अच्छे से पढ़िए, है ना। चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।